स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ 10th क्लास, सब्जेक्ट सोशल साइंस। आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज चल रहा है। इसके 2 टॉपिक्स हो चुके हैं, फ्लोरा एंड फाउना इन इंडिया और कैटेगराइजेशन ऑफ स्पीसीज। आपका टॉपिक नंबर 3 होने जा रहा है, डेफिनेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। डेफिनेशन का मतलब है कमी होना, और फ्लोरा एंड फाउना यानी फ्लोरा और फाउना की। तो फ्लोरा और फाउना कमी क्यों हो रही है, वो क्या क्या रीज़न है, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन आर देमसेल्फ। देखिए मनुष्य क्या खुद है क्या रेस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी है। मनुष्य खुद उत्तरदायी है फॉर डेप्रेशन के लिए ऑफ देयर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी अपने फॉरेस्ट और अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए मनुष्य खुद जिम्मेदार है कि वो डिप्लीट क्यों हो रही है, कम क्यों हो रही है, तो उसके लिए मनुष्य खुद जिम्मेदार है। दे ट्रांसफॉर्म्ड नेचर फॉर ऑब्टेनिंग रिसोर्स, क्योंकि वो नेचर से क्या करते हैं, रिसोर्स को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। कैसे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी हमें नेचर से जो चीज़ें मिलती हैं तो कुछ डायरेक्टली मिलती है और कुछ इनडायरेक्टली मिलती हैं। तो डायरेक्ट में कौन कौन सी आती है, जैसे वुड है, लीव्स है, रबर है, आपका मेडिसन्स है, डाई है, फूड है और फ्यूल है, फोडर है, मैन्यूर ईटीसी। ये सब हमें किससे मिलती है, फॉरेस्ट से। तो जैसे वुड का मतलब है लकड़ी हमें फॉरेस्ट से मिलती है। लीव्स पत्तियाँ, रबर भी पेड़ों से प्राप्त होती है हमें। मेडिसिन से दवाइयाँ भी मिलती हैं। डाई जिससे कपड़े रंगते हैं वो कलर भी उससे मिलता है। फूड यानी भोजन भी मिलता है हमें, खाना मिलता है। फ्यूल ईंधन भी मिलता है हमें पेड़ों से हैं। फोडर यानी पशुओं के लिए चारा भी हमें फॉरेस्ट से मिलता है। मैन्योर यानी खाद भी, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि डायरेक्ट होगी जो हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होती हैं, ठीक, और वाइल्ड लाइफ से प्राप्त होती है, ठीक। चलिए अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं फ्लोरा और फाउना की डेफिनेशन के लिए। तो पॉइंट नंबर 1 क्या पढ़ते हैं हम, डेवलपमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। डेवलपमेंट का मतलब है विकास, ड्यूरिंग का मतलब है दौरान, कॉलोनियल पीरियड यानी कॉलोनियल पीरियड के दौरान विकास। अब जो ब्रिटिशर्स के समय जो विकास हुआ देश में, जैसे रेलवे नेटवर्क हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, कॉमर्शियल हुआ, फॉरेस्ट्री हुआ, माइनिंग है, इन सब चीज़ों से क्या है, उस समय ब्रिटिशर्स ने देश में विकास करना चाहा तो विकास तो किया, लेकिन और क्या क्या किया उन्होंने, क्योंकि ये सारा विकास डेवलपमेंट कैसे संभव हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, वनों को काट कर। तो वन काटे गए तभी तो रेलवे नेटवर्क को बिछाया गया, वन काटे गए तो तभी तो वनों को काट कर उस पर खेती की गई है बड़े एक्सपेंशन रूप से। कॉमर्शियल और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री यानी माइनिंग भी कब, जंगलों को काटकर माइनिंग का काम किया गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फॉरेस्ट को काटा गया और ये सारे काम किए गए, सारा ये सबसे डेवलपमेंट किया गया। तो इसलिए कहा जाता है कॉलोनी पीरियड के दौरान डेवलपमेंट, ठीक है ये चीज़। तो फर्स्ट पॉइंट आपका हुआ ये। सेकंड पॉइंट में क्या आता है आपका कि एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। एग्रीकल्चर का मतलब है कृषि, एक्सपेंशन विस्तार, कृषि का विस्तार। अब वो ब्रिटिशर्स ने कृषि का विस्तार करने के लिए फॉरेस्ट को कट किया, जंगलों को कटवाया। तो इसमें क्या दे रहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, जो कृषि का जो विस्तार था, बिकेम हो गया मेजर काज, मुख्य कारण ऑफ डेप्लीशन का और फॉरेस्ट रिसोर्सेज की। तो एग्रीकल्चर जो विस्तार है उसके कारण फॉरेस्ट रिसोर्सेज की डेप्लीशन का जो मेजर कारण है वो है आपका एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। यानी आज़ादी के बाद यदि जो खेती का विस्तार किया हमारी गवर्नमेंट ने, उसके लिए जो मेजर कारण बताया है वो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन बताया है, ठीक है। वनों को काटा गया, उनको साफ़ किया गया और फिर वहाँ उस पर खेती की गई बड़े विस्तारित रूप से। तो इस तरह से एग्रीकल्चर के द्वारा भी देश का विकास करने के लिए वनों को काटा गया, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपका ये एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। चलिए आगे क्या दिया है कि अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की फॉरेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग, है ना, जो वन विभाग है उसके अनुसार, वन विभाग क्या कहा है कि ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट, यानी 26,200 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा जंगलों को क्या है, एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, यानी 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन को साफ़ किया गया, जंगलों को काटा गया है और उस पर खेती की गई है, ओके। बीच में कितने समय के बीच में 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन को साफ़ किया, कितने समय के दौरान, है ना, तो 1951 से लेकर 1980 तक, यानी 1951 से 1980 के बीच में 26,200 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन को, फॉरेस्ट को काटा गया और उस लैंड को क्लीन किया गया, तब उस पर एग्रीकल्चर की गई है ये चीज़, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एक्सपेंशन भी रेस्पॉन्सिबल है फ्लोरा और फाउना के डेफिनेशन के लिए। एग्रीकल्चर का विकास तो किया, लेकिन दूसरी तरफ यदि हम अदर हैंड भी हम ध्यान दें तो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा कटी है, ठीक। पॉइंट नंबर 3 आता है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन।
शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? झूम कृषि। अब झूम कृषि क्या होती है? शिफ्टिंग का मतलब होता है एक जगह खेती करना, फिर कुछ समय तक एक जगह करने के बाद फिर वहाँ जब वहाँ से हट जाना और फिर दूसरी जगह जाकर खेती कर लेना, यानी बार बार कुछ समय के दौरान जगह को बदलना ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाती है। तो इसमें क्या है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये ऐसी कृषि है, ऐसा तरीका है कृषि करने का जो स्लैश और बर्न का एक तरीका है। स्लैश और बर्न का मतलब क्या है? देखिए इसमें डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊं। जैसे स्लैश और बर्न, स्लैश का मतलब जैसे ये आपका क्या है, ये आपका लैंड एरिया है, यहाँ क्या है, यहाँ पे आपके फॉरेस्ट खड़े हैं, ठीक है। ये जब आपके फॉरेस्ट खड़े हैं तो क्या होगा, तो जब यहाँ पर खेती होगी तो पहले तो फॉरेस्ट को काटा जाएगा ना इनको, और काटने के बाद यहाँ ज़मीन को क्या है, जब उस पर पत्तियाँ पड़ी होंगी, घास फूस होगी तो उसको जलाया जाएगा, और जलाने के बाद जो फिर उसकी जुताई की जाएगी, है ना। तो स्लैश एंड बर्न, पेड़ों को काटा जाता है और जो घास फूस रहता है उसको जलाया जाता है, ठीक, काट कर जलाना, तो इसलिए कहा गया स्लैश एंड बर्न। बर्न का मतलब जलाना होता है, स्लैश का मतलब काटना, काट कर जलाना और खेती के योग्य बनाना। तो ऐसी लैंड क्या होती है, स्लैश एंड बर्न में आती है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, वही एक मेथड है ऐसी कल्टीवेशन का। स्लैश एंड बर्न का एक मेथड है, तो पहले खेत जंगलों को काटा जाए, फिर उनको काटने के बाद वहाँ ज़मीन को जलाकर साफ़ किया जाए और उसके बाद फिर उस पर खेती की जाए, ये चीज़। तो ये सबसे ज़्यादा ऐसी एग्रीकल्चर कहाँ होती है, नॉर्दर्न, ईस्टर्न या फिर सेंट्रल इंडिया में, यानी जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट होता है, इंडिया के बीच का जो भाग है, जैसे मध्य प्रदेश का एरिया आता है, वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। दूसरा ट्राइबल बेल्ट में, ट्राइबल बेल्ट जहाँ ट्राइब कम्युनिटी रहती है, जंगलों में जो आदिवासी लोग होते हैं वो वहाँ रहते हैं, तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही करते हैं, ठीक है, ये चीज़। अब आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है आपका लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी लार्ज इसका मतलब है बहुत बड़े पैमाने पर, डेवलपमेंट विकास प्रोजेक्ट परियोजनाएं, बहुत बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं। अब बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं को एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने वनों को कटवाया है। अब चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं तब बताऊंगी। सिंस 1951 यानी 1951 से ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट, यानी 1951 से लेकर उस 1951 के बाद में 5000 स्क्वायर किलोमीटर 5000 स्क्वायर किलोमीटर को फॉरेस्ट किया थे, वाज क्लियर साफ किए गए। फॉर रिवर प्रोजेक्ट, वैली प्रोजेक्ट, नदी घाटी परियोजनाओं के लिए। अब नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं, डैम्स जो होते हैं ना, हमारे डैम्स बने हैं, तो डैम्स क्यों बनाए थे वो, डैम्स के बनाने के कई रीज़न हैं। एक तो कैनल्स निकालने के लिए, नहरें बनाने के लिए, उनसे आसान पानी नहरों के थ्रू आराम से उन एरिया तक पहुँचे जहाँ पानी कमी है, ठीक है, डैम्स। और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, मुख्य रूप से बिजली बनाई जाती है डैम्स के थ्रू, है ना। और पानी को कंजर्व करने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं। तो कई रीज़न है डैम्स बनाने के, लेकिन जो यहाँ मेजर रीज़न जो दिया है हमने वो है रिवर वैली प्रोजेक्ट। नदी घाटी परियोजनाओं को बनाने के लिए हमारी सरकार ने 1951 के बाद में 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को साफ़ किया है और उस लैंड पर, उस एरिया पर डैम्स बनाए हैं, परियोजनाएं बनाई हैं, ठीक है, ये चीज़। जैसे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। अब नर्मदा सागर क्या है, नर्मदा सागर छत्तीसगढ़ से निकली है, महाराष्ट्र होती है, गुजरात होती है और अरेबियन सी में डाउनफॉल कर जाती है। तो जब छत्तीसगढ़ से वो निकली है अमरकंटक से, तो मध्य प्रदेश होती जा रही है। तो मध्य प्रदेश में एक डैम बना है नर्मदा सागर प्रोजेक्ट के नाम से। तो उस डैम को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने वहाँ बहुत बड़े एरिया को क्लीन किया। अब कितना एरिया था वो, इसमें दिया है कि नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश हैज़ फ्लडेड 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट, यानी कितने हेक्टेयर वन काटे गए, 40,000 हेक्टेयर वनों को साफ किया गया, यानी 40,000 हेक्टेयर भूमि को साफ किया गया वन काट कर। क्यों, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देश के विकास में हम फॉरेस्ट को काटते चले जा रहे हैं, जंगलों काटते चले जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी होगी ना वो डिसबैलेंस हो जाएगी, ठीक, ये चीज़। तो ये पॉइंट नंबर 4 हो गए आपके। पॉइंट नंबर बताया मैंने कि डेवलपमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। पॉइंट नंबर 2 था हमारा अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। पॉइंट नंबर 3 शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और पॉइंट नंबर 4 आपका लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये 4 रीज़न हुए फ्लोरा और फाउना के डिप्लीट होने के। चलिए पॉइंट नंबर 5 पर चलते हैं। 5 में क्या है, माइनिंग। माइनिंग का मतलब है खदान।
अब खदान क्या होती है, जैसे कि ज़मीन से कोयला निकालते हैं ना, तो एक गुफा टाइप बन जाती है, वो गुफा की तरह खोदते अंदर तक खोदते चले जाते हैं तो गुफा टाइप हो जाती है, इसलिए उसको माइनिंग कहा जाता है। तो माइनिंग में क्या क्या निकालते हैं हम, जैसे डोलोमाइट। अब माइनिंग कहाँ सबसे ज़्यादा हुई, इसमें दिया है, होती तो पूरे देश में है माइनिंग, लेकिन माइनिंग की वजह से माइनिंग करने के लिए भी फॉरेस्ट को काटा गया है। तो इसमें क्या दिया है कि डोलोमाइट माइनिंग हैज़ सीरियसली थ्रेटेंड वेजिटेशन बुक्स टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल में डोलोमाइट प्राप्त करने के लिए, डोलोमाइट एक मिनरल है, ये एक पाउडर होता है, जिससे लोहे की कोई चीज़ बनाने में यूज़ किया जाता है, सीमेंट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है डोलोमाइट का, और कोई मेटल बनाने में इसको मिलाया जाता है डोलोमाइट को। तो डोलोमाइट माइनिंग के थ्रू क्या है, फॉरेस्ट डोलोमाइट माइनिंग बनाने के लिए, डोलोमाइट को प्राप्त करने के लिए वो वेस्ट बंगाल में क्या था, वनों को काटा गया है। तो कहीं ना कहीं माइनिंग भी रेस्पॉन्सिबल है फ्लोरा और फाउना की डेप्लीशन के लिए। ठीक, ओके। पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। 6 क्या है, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। ग्रेजिंग भी जिम्मेदार है। ग्रेजिंग का मतलब क्या है, पशुओं को चराना। तो जो खाली खेत पड़ जाते हैं हम उसमें पशुओं को चराते हैं, उससे क्या है, उससे भी फ्लोरा फाउना, क्योंकि वो पशु नहीं जानते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं, वो तो छोटी बड़ी जैसे उनके मुँह में आएगी उसी पेड़ पौधे को खा जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं ग्रेजिंग भी और फ्यूल वुड कलेक्शन भी रेस्पॉन्सिबल है डिप्लीशन के लिए फ्लोरा और फाउना की। ओके, अब आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7, रैपिडली एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी। रैपिडली का मतलब है तेज़ी से, एक्सपेंडिंग विस्तार होना, इंडस्ट्रियल औद्योगिक, अर्बन ग्रामीण इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। तो क्या है, तेज़ी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्रियल विकास होना। अब तो गाँवों में भी कंपनियां फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई हैं, तो उनके विकास के लिए भी जो गाँव में आज जो थोड़े बहुत जंगल होते हैं उनको साफ़ किया जा रहा है। तो क्या है इसमें कि इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगलों की बढ़ती खपत के कारण, है ना। तो बेस्ड प्रोडक्ट सच, जो ऐसे प्रोडक्ट जो हमें जंगलों से मिलते हैं, जैसे रबर है, मेडिसन है, डाई है, फ्यूल है, वुड है, ये सब, इन सब को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को डिप्लीट कर रहे हैं। ठीक, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन फॉरेस्ट से एक निश्चित मात्रा में है ना, ऐसा तो है नहीं वो आज उनको काटा कल फिर इतने बड़े हो जाएंगे, वो नहीं, बहुत समय लगता है वेजिटेशन को बड़ा होने में, बहुत समय लगता है। तो ये हमारी जो नीड है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, वो कम नहीं हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के चक्कर में हम फॉरेस्ट को डिप्लीट करते जा रहे हैं। ठीक, अब पॉइंट नंबर 7 आता है आपका, डेक्लाइन इन इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी का डेक्लाइन होना। अब जो बायोडाइवर्सिटी डेक्लाइन हो रही, खत्म हो रही है इंडिया में, वो क्या है, तो है उसके क्या क्या कारण है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट का मतलब है घर बनाने के चक्कर में, निवास स्थान के लिए भी वनों को काटा जा रहा है। हंटिंग, शिकार भी जिम्मेदार है उसके लिए, पशुओं को शिकार किया जा रहा है, इससे बायोडाइवर्सिटी डिसबैलेंस हो रही है। पोचिंग किया जा रहा है, पशुओं को किडनैप किया जा रहा है, पशुओं का चोरी से शिकार किया जा रहा है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओवर एक्सप्लोटेशन, अत्यधिक शोषण किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो पोल्यूशन के कारण भी इंडिया की बायोडाइवर्सिटी डेक्लाइन हो रही है। पॉल्यूशन कैसा, जो कंपनी कारखानों से पानी निकलता है, केमिकल्स का पानी, वो नदी नालों में मिलता है, तो पशु पक्षी उसको पीते हैं, इससे क्या है, वो पॉइजन से मर जाते हैं। ठीक, पॉइजनिंग, पॉल्यूशन, प्रदूषण और पॉइजनिंग जहर, इन दोनों से क्या है, बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाना। जंगलों में आग भी 2 कारणों से लगती है। एक तो जब व्यक्ति कोई टूरिस्ट घूमने जाते हैं वहाँ, तो बीड़ी सिगरेट जल्दी छोड़ देते, तो इससे वहाँ आग लग जाती है, घास फूस में, उन वनों में। दूसरा रीज़न होता है जब 2 पेड़ आपस में टकराते हैं, जैसे बम्बू बाँस है, बम्बू जिसको हम बाँस कहते हैं, बाँस का पेड़, तो जब वो आपस में टकराते हैं, वो चिकने होते हैं, तो जब वो आपस में टकराते हैं तो उनसे चिंगारी निकलती है, इससे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं जंगलों में आग लगने के, फॉरेस्ट फायर के। तो कहीं ना कहीं इंडिया की बायोडाइवर्सिटी में जो कमी आ रही है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल है। चलिए, अब सोशल फैक्टर और नंबर 10 ओवर पॉपुलेशन। तो कहीं ना कहीं सोशल फैक्टर भी जिम्मेदार हैं फ्लोरा फाउना के डेप्लीशन के लिए, और ओवर पॉपुलेशन। देखिए, ओवर पॉपुलेशन में अत्यधिक जनसंख्या, ज़्यादा जनसंख्या भी जिम्मेदार है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या होगी तो ज़रूरतें भी ज़्यादा बढ़ेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स को यूज़ करेंगे हम, है ना। तो ज़्यादा जनसंख्या के कारण भी फ्लोरा फाउना डिप्लीट हो रही है, कम होती चली जा रही है, ख़त्म होती चली जा रही है। तो इसके लिए ये सारे फैक्टर हमने पढ़े, अभी 10 फैक्टर मैंने आपको बताए। तो इन फैक्टर्स को आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल के लिए एक नए टॉपिक्स के फिर साथ मैं आऊँगी। कल का टॉपिक्स हमारा रहेगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कल हमारा ये टॉपिक रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स।